हेलो एवरीवन, आज डेट है 20 दिसंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कोंगो रिवर के बारे में आपको सबसे पहले मैप में जा करके व्यू करना है और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के सब कुछ उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टाइप करने हैं। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था अपलेशियन माउंटेन्स को लेकर के। अपलेशियन माउंटेन जो हमारा नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है, वहाँ पर जो यूएसए कंट्री है उसके ईस्टर्न वाले पार्ट पर अपलेशियन माउंटेन सिचुएटेड है। इसकी हाईएस्ट पीक माउंटेन मिशेल है और इंडिया के जो अरावली माउंटेन है उसके साथ में इसका कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन करने का कारण ये है कि दोनों के दोनों अरावली माउंटेन और अपलेशियन माउंटेन ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और प्रेजेंट टाइम में इरोडेड फॉर्म में ये सिचुएटेड है। हालांकि दोनों का जो ओरिजिन हुआ है वो अलग अलग एज में हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने 5 ऐसे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ में डिस्कशन किया कि अफगानिस्तान को किस तरीके से हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने की कोशिश करेंगे। इन सभी ने मिलकर के डिस्कशन किया कि इमीडिएट बेसिस पर हम कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान को कुछ असिस्टेंट अपनी तरफ से दी जा सके। इसमें ना सिर्फ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर प्रेजेंट थे बल्कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं 5 उनके भी फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर प्रेजेंट थे। सिमिलर वे में अब पाकिस्तान ने भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के कंट्रीज़ के साथ में मिलकर के जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ में मिलकर के डिस्कशन किया था कि अफगानिस्तान को किस तरीके से हम असिस्टेंस दे सकेंगे। लेकिन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया आना प्रेफर किया, अपने जो सबॉर्डिनेट हैं उनको पाकिस्तान की उस मीटिंग में सेंड किया। इसके अलावा सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनको हमने इनवाइट किया है हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के ऊपर, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक तरीके से कंफर्मेशन दिया है कि वो हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर आएंगे। सबसे पहले तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ये जो टर्म है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बारे में अगर हम देखें तो कैस्पियन सी के ईस्टर्न वाले पार्ट पर, चाइना के वेस्टर्न वाले पार्ट पर, रशिया के सर्दर्न वाले पार्ट पर और ईरान और अफगानिस्तान के नर्दर्न वाले पार्ट पर जो कंट्रीज़ हैं उनको सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। पहले 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था उससे पहले ये रशिया के पार्ट थे। बाद में जब उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया तो उसके बाद में ये इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया इनके साथ में रिलेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले कर रहा है। 2014 में जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नए हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उन्होंने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की विजिट की। विजिट करने का मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू इंडिया जो है वो अपनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर सकता है। और यहाँ तक अपनी रीच बनाने के लिए इंडिया ने ईरान में चाहबार पोर्ट डेवलप किया है ताकि उसके थ्रू हम लैंड रूट का यूज़ करते हुए सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक और अफगानिस्तान तक अपनी रीच को बना सकें। तो ये मेन रीजन है कि इंडिया यहाँ पर फोकस कर रहा है और इंडिया को एक तरीके से हेल्प और सपोर्ट भी मिल रहा है अफगानिस्तान में। प्रेजेंट टाइम में इंडिया ने जो भी वहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है उन सभी को सिक्योर मेंटेन करने के लिए। तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसके बारे में हमने बेसिक फैक्ट्स देखा। अब इस न्यूज़ के बारे में अगर हम देखें तो ये इंडिया की 3rd मीटिंग थी। इससे पहले भी 2 मीटिंग हम कर चुके हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में मिल करके। अभी लास्ट मंथ अगर हम देखें तो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने भी इसी तरीके की मीटिंग की और जिसमें अफगानिस्तान के ऊपर ज़्यादातर फोकस किया गया था। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने 5 काउंटर पार्ट्स के साथ में मिलकर के सिक्योरिटी डायलॉग स्पेसिफिक फोकस किया गया था अफगानिस्तान के ऊपर। अब यहाँ पर डिस्कशन किया गया है कि हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए कॉम्बैटिंग टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, जिसमें सेंट्रल रोल प्ले करेगा यूनाइटेड नेशन। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे अफगान पीपल को ताकि प्रिजर्व द राइट्स ऑफ फीमेल चिल्ड्रन एंड अदर नेशनल एथनिक ग्रुप्स। इसमें ये जॉइंट स्टेटमेंट दिया है 5 कंट्रीज और इंडिया ने मिलकर के कि इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम मिलकर के काम करेंगे। ओके, अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया ने अभी बाई एयर
बहुत सारी मेडिकल जो असिस्टेंस है वो अफगानिस्तान को देने की कोशिश की है। वैसे इंडिया जो है वो 50,000 टन ऑफ वीट जो है वो भी एड करने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान के लैंड रूट का यूज़ करते हुए हम ये हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी डिस्कशन चल रहा है पाकिस्तान के साथ में कि किस तरीके से इतने ग्रेन्स को अफगानिस्तान भेजा जा सकेगा। सेम इसी टाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के साथ में मिलकर के और अदर कंट्रीज़ के जो मेंबर्स हैं उनके साथ में मिलकर के डिस्कशन किया कि अफगानिस्तान को किस तरीके से असिस्टेंस दिया जा सके। तो इसमें ये डिस्कशन हुआ इस मीटिंग में कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो है उसके थ्रू ये ह्यूमैनिटेरियन एड देने की कोशिश की जाएगी। इसमें एक फंड बनाया जाएगा और वो कंट्रीज़ जो डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ में उनको डायरेक्टली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं दे सकती, वो इस फंड में अपना मनी या किसी भी तरीके की जो सपोर्ट है वो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पे इस फंड को प्रोवाइड करवा सकेंगे और फिर ये जो फंड है वो अपने लेवल पर कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान को सारी की सारी जो व्यवस्था है वो इजीली अवेल हो सके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के बारे में अगर हम बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप, इस ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में इसको फाउंडेड किया गया था। इसके फाउंडिंग जो मेंबर्स थे वो 30 हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो इसके मेंबर्स हैं वो 57 हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के बारे में अगर हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देखें, यहाँ देखिए एक सेकेंड, हाँ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेदा सऊदी अरेबिया में गिरता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसको इसलिए बनाया गया था, द ऑर्गेनाइजेशन स्टेट दैट इट इज़ द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड एंड वर्क्स टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो है वो अपना परमानेंट डेलीगेशन टू द यूनाइटेड नेशन एंड यूरोपियन यूनियन के लिए रखता है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर देखिए, देखो श्रीलंका ने इंडिया की हमारे 8 इंडियन फिशिंग वेसल्स और 55 फिशरमैन को उन्होंने चार्ज लगाया है पोचिंग का और इसके बेसिस पर इन लोगों को अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करने का कारण श्रीलंका ने ये बताया है कि जो टेरिटोरियल वाटर है हमारी कंट्री के, उसमें इलीगल फिशिंग की जा रही थी इन 8 बोट्स के थ्रू। ये जिस जगह पर, जिस प्लेस के ऊपर उनको पकड़ा गया है वो जाफना वाला जो रीजन है उसके साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में एक छोटा सा आइलैंड पड़ता है, उस वाले रीजन में डेल्फ्ट आइलैंड। ये जो टर्म है डेल्फ्ट आइलैंड, इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देखिए, ये इंडिया और ये है श्रीलंका। यहाँ पर ये जाफना वाला रीजन है और इसके साउथ और वेस्ट वाला रीजन, जाफना ये हो गया और इसका साउथ और वेस्ट वाला रीजन, मतलब यहाँ पर डेल्फ्ट आइलैंड पड़ता है। तो इस एरिया में इनको गिरफ्तार अरेस्ट किया गया है श्रीलंका के द्वारा। इंडिया और श्रीलंका के बीच में अगर हम देखें तो इस तरीके के इशू बहुत बार देखने को मिले हैं। हालांकि इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये जो आर्टिकल है ना, इसको आप जीएस पेपर जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो पार्ट है उससे आप रिलेट कर सकते हो और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेल्फ्ट आइलैंड है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेल्फ्ट आइलैंड के बाद में हमने डिस्कशन कर चुके हैं। अब अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट बहुत बार हो चुके हैं, जिसमें हमने डिसाइड कर लिया है कि किस तरीके से हमारा जो एक तरीके से वाटर बॉडीज़ है उसको हम सेपरेट करते हैं और दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे की जो भी इंटरनल सिक्योरिटी या फिर वाटर बॉडीज़ को लेकर के जो लॉज हैं उनको हमें मेंटेन करना है। 1974 से 1976 के बीच में मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, जिसमें डिस्कशन भी किया जा चुका है इंडियन ओशन में पाक स्टेट को लेकर के, मतलब इसके बेसिस पर हमने अपनी वाटर बॉडीज़ को डिवाइड किया है और इसमें ये डिस्कशन किया गया था कि दोनों के दोनों जो कंट्रीज़ है वो एक दूसरे के जो भी वाटर बॉडीज वाला एरिया हमने डिसाइड किया है उसमें एंटर नहीं करेंगे। सबसे बड़ा इशू अगर हम देखें इंडिया और श्रीलंका के बीच में तो ये है कि बार बार ये आरोप लगता है कि बॉटम ट्रोलिंग की जाती है जो इंडियन फिशरमैन है उनके द्वारा। बॉटम ट्रोलिंग क्या होती है कि इसमें इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं कि जो नेट है उसको वाटर का
जो सी है या फिर ओशन वाला जो रीजन है उसके बिल्कुल सी बेड तक जाकर के वो नेट जा सके और वहाँ पर जाकर के जो भी फिश है उन सबको कैप्चर करके लाया जा सके। एक तरीके से जो बॉटम ट्रोलिंग है उसको डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से जो मैरीन इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। इस प्रैक्टिस में क्या करते हैं, जो ट्रोलर्स हैं वो नेट्स को सी फ्लोर तक के ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि जो फिशरी रिसोर्सेज हैं उनको कंप्लीटली वहाँ से निकाला जा सके, ड्रैग आउट किया जा सके। लेकिन इसकी वजह से जो फिशरी रिसोर्सेज का जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए वो एक तरीके से उसमें हर्डल्स क्रिएट होती हैं और जो मैरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ये पहली बार इशू नहीं है, इससे पहले भी हमारे इंडिया के काफ़ी फिशरमैन को श्रीलंका के द्वारा अरेस्ट किया गया है। टाइम टू टाइम हम इस तरीके के इशू देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके का जो भी इशू है उसके ऊपर परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारे बाईलेटरल रिलेशन है दोनों कंट्रीज़ के वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो हमने ये देखा कि जो अभी विंटर सेशन चल रहा था, विंटर सेशन में हमारे राज्यसभा के 12 मेंबर्स को एक तरीके से उनको सस्पेंड कर दिया गया कि आप पार्टिसिपेशन नहीं ले सकते। तो उसको लेकर के अपोजिशन जो भी पार्टीज़ हैं वो विरोध करी, अपोज किया उन्होंने कि इससे क्या होता है, और उनको जो सस्पेंड किया गया वो सभी को पता है, हम बार बार इस इशू को डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारा मॉनसून सेशन चल रहा था उसके लास्ट डे पर कुछ ऐसे इशू क्रिएट हुए, उसके बेसिस पर उनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बोलते हैं कि जिस सेशन में उनको सस्पेंड किया गया उस सेशन में ही उनका जो सस्पेंशन है वो होना चाहिए। आप नेक्स्ट सेशन के लिए, पिछले सेशन में कुछ हुआ उसको लेकर के आप नेक्स्ट सेशन में उनको सस्पेंड नहीं कर सकते हो। ओके, लेकिन अब बोला है कि उनके साथ में डिस्कशन किया जाए, जिन भी पार्टीज़ के वो मेंबर्स हैं उनके साथ, उन पार्टीज़ के जो अपोजिशन लीडर है उनके साथ में डिस्कशन किया जाए। लेकिन मांग ये की जा रही है कि सभी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन सभी के लीडर्स के साथ में डिस्कशन हो, तभी जाकर के इसका रिजल्ट निकलेगा। देखो ये जो पॉइंट है ना, जो सस्पेंशन हुआ है वो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, पॉलिटी से रिलेट करके आपको डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेंगे, और मेंस में भी किस तरीके के सस्पेंशन से जो हमारी पार्लियामेंट की, हम बार बार ये भी देखते हैं कि पार्लियामेंट से जो आउटकम है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है, मतलब जितना ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो इन चीज़ों की वजह से उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है इसको लेकर के मेंस में क्वेश्चन पूछ लेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर देखो, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल आप सभी को पता है, यहाँ पर एक इशू देखने को मिला, एक पर्सन को लोग वहाँ पर कैप्चर करते हैं और फिर उसको मार दिया जाता है। तो इस तरीके का इशू हमने जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था तब भी देखा था कि एक पर्सन को वहाँ पर डेथ हो जाती है। किस पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हुआ था, किन पॉइंट्स के ऊपर इशू क्रिएट हुआ था, उसको लेकर के जांच की जा रही है और इसको लेकर के भी अब जांच की जाएगी, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम में इस तरीके की डेथ देखी गई है और ये जो इशू है वो आने वाले टाइम में बढ़ सकता है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा इशू आ सकते हैं। तो अगर उन सभी को मेंटेन करना है तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है कि इसकी जांच की जाएगी और जांच में ये बेसिस लगाया जाएगा कि किसके बेसिस पर ये मर्डर हुआ है। यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हो ना फ्रंट पेज पर, ये जो पिक्चर है उसको देख करके आप व्यू करो कि ये है क्या। ये एक तरीके से जो रूट्स होती हैं उनको मिला करके एक ब्रिज बनाया गया है और इस ब्रिज का यूज़ किया जाता है इस बॉर्डर बॉडी को पार करने के लिए। ये जो ब्रिज है वो मेघालय वाले रीजन में इस तरीके के ब्रिज काफ़ी बनाए जाते हैं। तो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रूट ब्रिजेस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली पिक्चर देख पाओगे, ये वाला इस तरीके से जो रूट्स होती हैं उनको मिलाया जाता है और फिर इस तरीके से ब्रिज बना दिया जाता है। अगर हम देखें लिविंग रूट ब्रिजेस, ठीक है, इनको जिंग केंग जरी के नाम से भी जानते हैं और इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि मेघालय वाले रीजन में इंडियन रबर ट्री जो होते हैं उनकी रूट्स को मैनिपुलेट और वीविंग करके इन ब्रिज को बनाया जाता है। ये जो ब्रिज है वो मेघालय की जो जनरेशन है उनके लिए कनेक्टर्स का काम करते हैं। ओके, बहुत सेंचुरीज से इनको बनाया जा रहा है और प्रेजेंट बहुत सेंचुरीज से स्ट्रीम्स और रिवर्स को क्रॉस करने के लिए इनको बनाया जा रहा था, लेकिन
प्रेजेंट टाइम में क्या होने लग गया कि टूरिस्ट को लेकर के टूरिस्ट अट्रैक्शन, वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन होने लग गया इस तरीके के रूट ब्रिजेस को देखने के लिए। मतलब हमारा जो टूरिज्म है उसको काफ़ी ज़्यादा इससे प्रमोशन मिल रहा है। तो ये जो टर्म है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए, इसका क्या अर्थ होता है। प्रीलिम्स में पूछ लेंगे कि कौन से स्टेट में ज़्यादातर इस तरीके की ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए पेज नंबर 6 पर अभी हमने देखा कि गर्ल्स की जो मैरिज एज है उसको इंक्रीज करने की बात की जा रही है। इसमें वही बात बताई गई है कि लास्ट ईयर जब बजट सेशन हो रहा था तो निर्मला सीतारमण ने ये बात बोली थी कि इसके ऊपर डिस्कशन होगा, इसके ऊपर एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी। फिर टास्क फोर्स बनाई गई जय जेटली के द्वारा, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी कि हाँ इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन इस आर्टिकल में एक बात बोली गई है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डाटा रखे गए हैं कि अच्छी बात है न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज होना चाहिए गर्ल्स में, लेकिन इस आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोली गई है कि जब तक आप अवेयरनेस क्रिएट नहीं करोगे ना, ये 21 ईयर 18 to 21 ईयर आप क्यों कर रहे हो, इस अवेयरनेस को जब तक आप क्रिएट नहीं करोगे सोसाइटी में, तब तक ग्राउंड लेवल पर इसके रिजल्ट बेहतरीन नहीं देखने को मिलेंगे। क्योंकि पहले 18 ईयर्स थी मैरिजेज, लेकिन फिर भी जो चाइल्ड मैरिज थी वो तो होती थी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि वो औरतें जिनकी एज 23 से 24 साल है, उनमें से अगर हम देखें तो लगभग 23% जो गर्ल्स हैं उनकी शादी 18 ईयर से पहले ही हो गई। तो ऐसा नहीं है कि आप 21 ईयर कर दोगे तो आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा और सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक आप ग्राउंड लेवल पर जाकर के उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करोगे, लोगों को इसका प्रॉफिट नहीं बताओगे, गर्ल्स को आप इसका प्रॉफिट नहीं अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी कि इससे क्या होगा कि जिन गर्ल्स को अपनी एजुकेशन बीच में छोड़नी पड़ती है वो उसको कंप्लीट कर पाएंगी। एक तरीके से जो एजुकेशन जब कंप्लीट होगा तो गर्ल्स में जो इंडिपेंडेंट होने की मतलब वो है कि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट रह सकती हैं, अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकती हैं, क्या क्या उनके ड्रीम्स हैं उनको कंप्लीट कर सकती हैं। इसके अलावा जब अर्ली एज में मैरिज एज जो है जब इंक्रीज होगी तो इसकी वजह से बहुत सारे इशू जो होते हैं, बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट गिरता है वो कम होगा, न्यूट्रिशन लेवल जो है वो मेंटेन होगा, और उसकी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी, जो बोर्न बच्चा होता है उसमें जो न्यूट्रिशन लेवल है वो भी इंक्रीज होगा। तो जब आप इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स बताओगे कि इससे क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, तब तक जा करके ये जो भी हम लॉ बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसका ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। तो सीधी सी बात यह है कि सोशल अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, तभी जा कर के वीमेंस के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के, उनके राइट्स को लेकर के, तभी जा कर के उसके ऊपर जब हम फोकस करेंगे ना अवेयरनेस को लेकर के, तभी जा कर के ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 9 पर देखिए, यहाँ पर देखो एक बात बताई गई है कि महाराष्ट्र में जो गढ़चिरौली वाला जो रीजन है वहाँ पर कुछ एलिफेंट्स को देखा गया है, और पहले ये जो एलिफेंट्स थे वो छत्तीसगढ़ वाले रीजन में थे और अब महाराष्ट्र वाले रीजन में पहुंच गए हैं। लगभग 9 साल का इन्होंने टाइम लिया है, इसके बारे में ये बताया गया है। लेकिन सीधी सी बात ये बोली गई है कि जो गढ़चिरौली वाला रीजन है वहाँ पर गोदावरी रिवर, इसके अलावा जो अदर रिवर की अगर हम बात करें उसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज है उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी पानी वाटर की अवेलेबिलिटी है, अच्छा लैंड एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसी ट्राइब्स रहती हैं जो यहाँ पर तेंदू लीव्स को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए काम करती है। तो उसकी वजह से ह्यूमन और एनिमल कन्फ्लिक्ट यहाँ भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर फोकस किया जाए इन सारे ये जो भी ग्रुप है एलिफेंट का, इनके ऊपर फोकस किया जाए तो इस कन्फ्लिक्ट को कम किया जा सकता है। अभी थोड़े दिनों पहले हमने कुछ डाटा देखे थे कि एलिफेंट और ह्यूमन और एलिफेंट कन्फ्लिक्ट में अगर हम देखें तो बहुत सारे एलिफेंट की डेथ हुई है, जिसमें आप ट्रेन एक्सीडेंट देख लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो शॉक्स है उनकी वजह से देख लीजिए। इस तरीके का इशू रेगुलर देखने को मिलते हैं। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, नेचुरल तरीके से हम इन जो भी हमारे एलिफेंट है उनको सेव कर सकते हैं। कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए कि इनका जो रीजन है वहाँ पर जो ट्राइब्स का इंटरफेयर है वो कम से कम हो, और अगर हो
तो बिल्कुल सेफ तरीके से हो। ऐसा नहीं है कि इनके एरिया को जाकर के आप हार्म पहुंचा करके आ रहे हो, तभी तो वो लोग वहाँ से निकल करके कहाँ आएंगे, जहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एरिया है, जहाँ पर पॉपुलेशन वाला एरिया है, वहाँ पर एंटर करते हैं। तो इनके लिए जो भी फॉरेस्ट है, जो भी बेसिक नीड्स हैं, उनको अगर मेंटेन किया जाए फॉरेस्ट में, तो ये लोग कभी भी वहाँ से निकल करके, क्योंकि जंगल में फॉरेस्ट में ह्यूमन पहुंचने लग गया, इसीलिए ये लोग निकल करके ह्यूमन वाले एरिया में आने लग गए। तो अगर हम इनके एरिया को सेफ और सुरक्षित रखेंगे तो देखो ये लोग वहाँ से निकल करके हमारे पॉपुलेशन वाले एरिया में नहीं आएंगे, और जिसकी वजह से जो कन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। दूसरा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जैसे रेल कनेक्टिविटी देने की कोशिश करते हैं। तो ये कोशिश की जाए कि जो डेंस फॉरेस्ट एरिया है वहाँ से इस तरीके की जो भी रेलवेज हैं उनका कंस्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि उनकी वजह से मेजर कन्फ्लिक्ट होते हैं, और मेजर इस तरीके के जब एक्सीडेंट होते हैं तो जो हमारा एक तरीके से एनिमल जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी खत्म होते हैं। इसके लिए हम नेचुरल तरीके से रोक सकते हैं कि वहाँ पर जो बीज है, बीज मतलब मधुमक्खी, उनको हम पाल सकते हैं उस एरिया में जहाँ पर हमारे रेलवे का कंस्ट्रक्शन हमने करवा रखा है। क्योंकि जैसे ही वहाँ से अगर एनिमल पास, ये एलिफेंट पास होते हैं, तो जो बीज के जो केस हैं उसमें जब बीज जो है वो भिनभिनाने लगती है और उनके कानों के पास में, ईयर्स के पास में इस तरीके की आवाज़ होती है, तो इससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एरिया में ना जा करके वापस अपने फॉरेस्ट वाले एरिया में जो एलिफेंट है वो लौट जाते हैं। तो हम नेचुरल तरीके से भी इस कन्फ्लिक्ट को काफ़ी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 पर, यहाँ देखिए। हाँ देखो, गोवा को इंडिपेंडेंस मिले हुए लगभग 60 ईयर्स हो गए। 1961 में उनको पुर्तगाल से उनको इंडिपेंडेंस मिली थी। पुर्तगाल जो है, पुर्तगाली जो लोग हैं, पीपल जो है, वो हमारे इंडिया में सबसे पहले आए थे। ठीक है, जब हम ब्रिटिशर्स आए, इन सबसे अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में गए थे 1961 में। गोवा, दमन एंड दीव वाले रीजन के ऊपर उनका मतलब अपना डोमिनेंस बना रखा था। बाद में मिलिट्री ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन विजय, उसके थ्रू जो हमारी मिलिट्री है उन्होंने उनके साथ में जब वॉर की हमारे आर्मी ने, तब जा करके उन लोगों ने यहाँ पर छोड़ करके वो गोवा को गए थे। तो उसके बारे में ये बोला गया है कि 60th एनिवर्सरी थी गोवा की लिबरेशन की, तो बोला गया कि भले ही लगभग 450 साल तक जो गोवा है वो पुर्तगालियों के अंडर रहा, लेकिन कभी भी उन्होंने जो हमारा कल्चर था, जो हमारी ट्रेडिशन थी, उसको कभी भी नहीं खोया। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 11 से, यहाँ देखिए। यहाँ पर देखो, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो हमने फ्रंट पेज पर डिस्कस कर लिया था, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन समिट को लेकर के ही। इसमें जो कंट्रीज हैं उन्होंने बोला है कि अफगानिस्तान को हम एड और असिस्टेंस देंगे, लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको भी यहाँ पर इनवाइट किया गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि एड और असिस्टेंस देने की बात की जा रही है, लेकिन जो तालिबान है वो भी अपनी तरफ से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनकी तरफ से अपनी तरफ से तो बात रखे ना कि हाँ इन चीज़ों पर हम एग्री करते हैं। जैसे गर्ल्स एजुकेशन के लिए इनके बोला जाता है कि गर्ल्स की एजुकेशन या फिर वीमेन का जो पार्टिसिपेशन आपकी जॉब में वो कम हो रहा है, लेकिन उनका मानना है कि नहीं, हमने तो किसी को बैन ही नहीं किया, सब कुछ रेगुलर चल रहा है। तो जब तक जो बेसिक लॉज हैं उनके ऊपर एग्रीमेंट नहीं होगा, तब तक डायरेक्टली जाकर के उनको सभी जो कंट्रीज हैं वो रिकॉग्निशन नहीं देंगी कि हाँ एज ए गवर्नमेंट आपको माना जाता है। और इसकी वजह से ना सिर्फ अफगानिस्तान को वहाँ पर इशू हो रहा है, बल्कि अदर कंट्रीज में जो भी अफगानी एम्बेसीज हैं, कल भी हमने इशू डिस्कस किया था कि इंडिया में जो अफगान की जो एम्बेसी है वहाँ पर भी इस तरीके के इशू देखने को मिलते हैं, क्योंकि फंड की कमी हो रही है। और फंड की कमी जब होगी तो उन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जैसे जैसे फंड की कमी होती जा रही है, वो बार बार मांग कर रहे हैं वैसे यूएसए से कि आपने जो भी फ्रीज किए हैं हमारे फंड उनको आप ओपन कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। इशू वहाँ का इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इशू हो रहे हैं कि उसकी वजह से जो इलीगल जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। क्योंकि देखो मनी तो ज़रूरत पड़ेगी कंट्री को मेंटेन करने के लिए, और जब मनी नहीं होगा तो इलीगल तरीके से होगा, और जब इलीगल तरीके से आप ड्रग ट्रैफिकिंग करोगे तो जो अदर कंट्रीज़ हैं उनको इंटरनल थ्रेट मिलेगी। और इसकी वजह से जो भी तालिबान को लेकर के इशू है उसके ऊपर डिस्कशन करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ ठंडे बस्ते में डाल रखा है कि हाँ चलो चल रहा है बस,
डिस्कशन चल रहा है, इसका रिजल्ट आना जरूरी है। नहीं तो जो अदर कंट्रीज हैं, हम बार बार देख रहे हैं कि इंडिया में बार बार इस तरीके की जो इलीगल ड्रग है वो काफ़ी ज़्यादा इनकी बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। तो आप ये मानिए कि ये तो सर्वे बोलते हैं कि जो डाटा सामने आता है उससे कई गुना जो है वो इनडायरेक्टली जो है इतनी ही मतलब उस कंट्री के अंदर एंटर हो चुकी है। मान लो अभी हमने देखा कि मुंद्रा पोर्ट के ऊपर 3000 किलोग्राम जो है वो हेरोइन ड्रग्स को पकड़ा गया, तो समझ लो इससे कई गुना ज़्यादा जो है वो इंडिया में एंटर हो चुके हैं। तो इन सभी चीज़ों को जो हमें जाकर के लॉन्ग टर्म में जाकर के हमारी जो यूथ जनरेशन है उसको इफेक्ट करे, तो अगर उन सारी प्रॉब्लम्स को हमें अवॉइड करना है तो सभी कंट्रीज को मिलकर के ये कोशिश करनी होगी कि इस तरीके के इश्यूज को कम किया जाए और तालिबान को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर उनको अवेल किया जाए, रिकॉग्निशन दी जानी चाहिए और जो फंड्स है वो उनको अवेल किया जाए ताकि जो इलीगल ट्रैफिकिंग होती है उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।